स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी और मेरे साथ है डॉक्टर मसरूर अख्तर सर। और आज एक जन पंचायत लगाएंगे। जितने भी लोग जून 2026 नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स और दिक्कतें आ रही हैं, है ना सर? फॉर्म फिलिंग में भी दिक्कतें हैं, बहुत सारे बड़े बदलाव भी हैं, प्लस कुछ ऐसे डाउट्स जो कई समय से आपके बने होंगे फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग। अब आज के सेशन में हमने ये कई सारे डाउट्स को और प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके एक रेगुलर जनरलाइज्ड FAQ सेशन बना दिया है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स दी जाएंगी। आपका भी सवाल यहीं पे कहीं ना कहीं से एक आपको दिख रहा होगा, कोई ना किसी ब्रैकेट में आपका भी सवाल होगा। तो हम शुरू करना चाहते हैं सेशन को सो दैट एक एक करके हम कॉम्प्रिहेंसिवली सभी डाउट्स को कवर करें, आपके सभी डाउट्स को आंसर करें। बुरा मत मानिएगा अगर आपका डाउट यहाँ नहीं मिला तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, एक और FAQ जन पंचायत 2.0 लेकर आएंगे आपके लिए। क्यों सर? तो सर मुझे लगता है सबसे पहले जेनरिक डाउट्स तो खैर हम पहले से आंसर करते ही आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़े डाउट स्टूडेंट्स के हैं वो कुछ नए इश्यूज को और नए चेंजेस को लेकर है। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि न्यू चेंजेस क्या है नोटिफिकेशन? थैंक यू सो मच मैम। न्यू चेंजेस इसमें सबसे पहले तो हमें जान भी लेना चाहिए क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है फॉर्म भरने की, तो हमारे चैनल से कई वीडियोस ऐसी बनी हुई है, लेकिन चूंकि हमने ये FAQ सेशन किया है तो इसमें बताना ज़रूरी है। न्यू चेंजेस में कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है जो कि जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जो सेंटर वाला मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका सेंटर पहले तो 28 के 28 राज्य खुलते थे, 28 स्टेट्स ओपन हो जाते थे, मगर अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने एक स्टेट करस्पॉन्डेंस के लिए, मान लीजिए आपका घर किसी और स्टेट में है, आप रह किसी और स्टेट में रहे हैं, तो दो राज्य वो दोनों खुल जाएंगे। अगर एक ही है दोनों जगह, यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर एक ही स्टेट है तो वो अगेन एक ही स्टेट खुलेगा। दूसरा, अगर आपका एज JRF से निकल चुका है, यानी आपकी एज 30+ हो गया है, तो आपको JRF वाला सेक्शन ओपन नहीं मिलेगा, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वाला मिलेगा या फिर PhD ऑनली वाला। ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू जिस पर मैम कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, EKYC वाला। सबसे बड़ा इशू। हाँ सर थोड़ा उसके बारे में हाँ, क्योंकि वो एक तो डिजी लॉकर है, इससे पहले हाँ डिजी लॉकर पर मैं आऊंगा, लेकिन EKYC का एक इशू आ रहा है। कभी कभी ट्रैक नहीं करता कैमरा हमारा चेहरा की, पता चले हमारा जो आधार बना हुआ 10 साल पहले का बना हुआ है। हाँ, फिर से बता दो क्या है लाइव? हाँ, लाइव फोटो है कि आप कैमरा जब ऑन करोगे, जिन लोगों ने भरा होगा उनको पता होगा कि जैसे हम बैंक्स में होता नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन अकाउंट खोल रहे हैं तो आपकी ऑनलाइन EKYC होती है कि वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके जो फोटो है वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है, कैमरा के थ्रू, बिना फिजिकल अपीयरेंस के। यहां पे भी वही हो रहा है, लेकिन कई बच्चों का ये इशू आ रहा है कि सर हमारा चेहरा ट्रैक नहीं कर रहा है। उसके लिए थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि अगर आपका आधार अपडेट है, अपडेट का मतलब फोटो अगर लेटेस्ट लगी हुई है तो ज़्यादा इशू नहीं आ रहा। अगर किसी का आधार बहुत पुराना है, यानी जब बना था तभी की फ़ोटो है, तो हो सकता है मे भी थोड़ा सा इशू आ जाए। तो कोशिश ये करें कि कहीं सही जगह पे प्रॉपर लाइटनिंग में जाके आप अपनी फ़ोटो को EKYC के थ्रू करें, ताकि वो चेहरे पे पूरी लाइटनिंग आ जाए और प्रॉपर आपका जो फोटो है वो कैप्चर हो जाए। तीसरा, एक जो डिजी लॉकर मैम बता रही थी कि डिजी लॉकर एक सरकार की ऐसी योजना है या फिर एक ऐसा सरकार ने ऐप बनाया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल फॉर्म में यहाँ अवेलेबल रहेगा। एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे आप एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं और अपने लाइफ टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, चाहे आपका राशन कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी गाड़ी का पेपर है, आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आपका वोटर ID कार्ड है, आपका 10th-12th की मार्कशीट है, PG की मार्कशीट है, PhD का सर्टिफिकेट है, यहाँ आप सब कुछ रख सकते हैं। ये NAD ID से अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है उसमें सिर्फ हम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने जीवन भर में जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो सब यहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि खोने पे आप इसको प्रोड्यूस भी कर सकें डिजिटल फॉर्म में। ठीक है जी सर। अब आप पूछिए, ये घुमाइए इसको। आपको शुरू से ही मैं शुरू करता हूं। ठीक है, इसके बारे में बताइए। हाँ। ये काफी कॉमन सा डाउट अभी भी बना हुआ है। Yes. और मेरे पास भी ये डाउट रहता, मैं भी हाँ। क्लियरली इसका जवाब नहीं दे पाता किसी जी को। जी जी जी। तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा अपीयरिंग का मींस सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, आप प्लीज चारों का मुझे सेग्रीगेट करके बताइए। बिल्कुल, कि चारों में अगर कोई बच्चा है तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है। देखिए, अगर आपने अपनी मास्टर्स कभी पहले कंप्लीट कर रखी है, इन दैट केस जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ही वो उसका ईयर दिखाएगा, वो है 2026। मतलब आपका मैक्सिमम 2026 तक आपका मास्टर्स कंप्लीट है, हाँ या नहीं, तो आप उसको येस फिल करेंगे।
यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपसे मार्कशीट वो अपलोड नहीं करवाता, वो बस ये जानना चाह रहा है कि एज ऑन टुडे, एज इन यू आर फिलिंग द फॉर्म, क्या आपकी मास्टर्स कंप्लीट है? तो अगर आपने अब से पहले कभी मास्टर्स की थी, जैसे मेरी 2018 में कंप्लीट हो गई थी, तो यस, तो मेरे को जो विंडो दिखेगी वो 2026 तक का ही दिखेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपियरिंग हैं, यानी कि आप करंटली मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट ईयर का अलग बनेगा, सेकेंड ईयर का अलग बनेगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ये बनता है कि उनका जो रिजल्ट है वो नॉर्मली जनरली एग्जाम हमारे मई जून तक होते हैं और रिजल्ट यूनिवर्सिटीज में जुलाई या अगस्त तक आते हैं। तो अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो वो 2 साल के विदिन तो अपना एमए कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो कुछ दिन या कुछ हफ्तों से रह जाएगा। सो फर्स्ट ईयर के बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है नेट देने के लिए, इसी लॉजिक से, क्योंकि वो आपको बेसिकली 2 साल का ही टाइम पीरियड दे रहे हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट ईयर का बच्चा 2 साल के विदिन नहीं कर पाता है नॉर्मली, या फिर कोई दिक्कत आ गई, कोई बीच में आपकी री आ गई, आपको री एग्जाम देना पड़ा, इन दैट केस भी डिले आ जाते हैं। अब अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर, ओनली देन आप एलिजिबल हैं और आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा, क्योंकि उस केस में आप 1 साल में तो मास्टर्स कंप्लीट कर ही लोगे। मान लो री भी आ जाती है तो आप अगले साल तक तो कर ही लोगे, प्रॉपर टाइम मिल जाता है। अब एक डाउट स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या मैं अगर फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या मैं ट्रायल अटेम्प्ट नहीं दे सकता, क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता? क्या ऐसा नहीं है, फॉर्म भर सकते हो, आप फॉर्म आप भर पाओगे, आप एग्जाम भी दे पाओगे। इट्स जस्ट दैट कि अगर उस ट्रायल अटेम्प्ट में अगर आपका JRF भी हो जाता है तो भी आपका वो सर्टिफिकेट आएगा नहीं आपके पास, आप नेक टू आप एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे वहाँ पर। सो ये दिक्कतें कुछ लोगों को लगता है कि हम चलो एक काम करते हैं, स्कैम कर देते हैं, दे देते हैं, क्या पता सर्टिफिकेट कुछ भी हो जाए। तो देखिए ये दिक्कतें फिर जब आप जॉब लेने जाते हो तब आती हैं। जब जॉब लेने जाओगे वहाँ पर ये डेट बाय डेट और एलिजिबिलिटी की बकायदा से ईयर बाय ईयर, डे बाय डे चेकिंग होती है। वहाँ पर जो ये डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो पकड़ी जाती हैं। बहुत लोग, जैसे जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी स्टेट के PSC का जब एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जब ज्वाइनिंग होती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग इन्हीं दिक्कतों की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, मास्टर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, सेकेंड ईयर आर एलिजिबल, बट फर्स्ट ईयर अगर आप फॉर्म भर पा रहे हो तो आप ट्रायल दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू। आते हैं अब सेकंड वाले पे, रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है, क्योंकि इंडिया में स्टेट्स भी अपनी खुद की रिजर्वेशंस देती हैं और सेंट्रल लेवल पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, आपको कोटा मिल रहा है। अगर आप सेंट्रल रिजर्वेशन लिस्ट में आ रहे हैं तभी आप अपने कोटा बेनिफिट्स उठा सकते हैं, तभी आपको कहीं कहीं जगह पर थोड़ा सा वो मिलेगा, मतलब एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे एज रिलैक्सेशन JRF में मिलता है 5 साल के लिए। इसके अलावा जब आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक की जाती है तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कोर में। ये सब तभी हो सकता है अगर आप सेंट्रल लिस्ट में आ रहे हैं तो। अब इसमें कुछ लोगों का डाउट होता है कि मैम मेरे पास बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का, पर मैं आ रहा हूँ सेंट्रल लिस्ट में, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, आप एक बार जाके अपना चेक कर लेना कि आप जो भी कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, क्या जो नेशनल कमीशन की वेबसाइट है फॉर द बैकवर्ड कास्ट, ऐसी किसी भी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लो कि आपकी क्या सरनेम वहाँ शो हो रही है या नहीं। अगर हो रही है और स्टेट वाला सर्टिफिकेट ही है, तब भी स्टेट वाला सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात और वहाँ दूसरा नहीं भी बता दीजिए, अगर मान लीजिए कि आपने स्टेट में हैं आप, हाँ, और ठीक है, नेशनल में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नहीं, तो फिर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हाँ, भरोगे। मतलब sorry, हाँ, मतलब आपको UR कैटेगरी में आ जाएंगे आप। क्योंकि आपको ये benefit ये मिलेंगे। बोल्ड लाइनों में लिखा हुआ है, हाँ, अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप उसके ब्रोशर में, बुलेटिन में जाके देख सकते हैं। नीचे बड़ी बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप स्टेट में हैं किसी कैटेगरी में, बैकवर्ड कास्ट में, लेकिन वो कैटेगरी आपकी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो आप अनरिजर्व्ड में या फिर जनरल कैटेगरी में फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम ये तो हो गया है, एज एक्सटेंशन भी आपने इसमें बता ही दिया है। हाँ, दूसरा एक ये चीज बनी रहती है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम आप होगा? बताइए सर, मैं भी ये तो ऑनलाइन ही है। ये तो ऑनलाइन ऑफलाइन करा के देख लिया इन्होंने। ऑफलाइन करा के देख भी लिया। देखो भाई 2024 में मतलब 2018 जो मैंने क्वालिफाई किया था ना सर, हमारा वो आखिरी पेपर था जो ऑफलाइन हुआ था। फिर दिसंबर 2018 से NTA ने टेकअप कर लिया था और CBT मोड हो गया था। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 2024 जून में, और वो बुरी तरह से फेल तो किया ही है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, तब तक AI इतना ज्यादा एक्सपेंसिवली हमारे बीच नहीं था। आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट करो कि आपका ये जो जैसे GMAT GRE का सब जो पेपर होता है, उसमें अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो कंप्यूटर अपनी टेक्नोलॉजी से अगला क्वेश्चन इजी देगा।
अगर आपका एक एक क्वेश्चन सही हुआ है तो अगला क्वेश्चन पिछले वाले से टफ हो वो जाता है, एक तरीके से अडेप्टिव हो जाता है। आप आने वाले टाइम में यूजीसी नेट में भी ऐसी अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीछे जाने का तो मतलब ही नहीं है, मतलब कोई बोल दे कि भाई नहीं है। इस वक्त सिर्फ इंडिया में सेट्स हैं जो पेन एंड पेपर मोड में हो रहे हैं, ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं, बाकी नेट तो आप अभी ऑनलाइन ही मान के चलिए, ठीक है। अगला सवाल, नेगेटिव मार्किंग सर। नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल से नहीं है। अभी तक तो नहीं है। नहीं, आई एम श्योर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे हाँ, नेट में भी नहीं है। हाँ, आगे हो सकती है। क्यों? आगे इसलिए हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो रहा है। या तो ये सिलेबस चेंज कर दें तो चांस बन सकता है, क्योंकि सिलेबस इनका साथ में चेंज नहीं हो रहा है। ये बहुत पुराने टाइम से देखा जा रहा है कि सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। और चूंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है तो भी मुझे ये लगता है कि अभी तो नेगेटिव मार्किंग ये फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करना है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है मैम कि अगर अभी राजस्थान की जो सेट वाली भर्ती आई तो उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके पास जो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम 3 साल बाद फिर से कराने जा रहे हैं राजस्थान सेट, कि हम अपने युवाओं को मौका दे पाए। जैसे आपने बिहार में भी देखा है, बिहार का भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो इसी वजह सेट लेके आ रहे हैं कि हम अपने युवाओं को बाहर ना जाने दें। ठीक है, मतलब वो अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्वालिफाई कर लें, तो अभी नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा थम जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट न्यू चेंजेस, इस पे हमने बात कर ली है। एग्जाम सिटी पे भी बात हो गई। अब आता है ये 2 सब्जेक्ट वैलिड। ये तो आप एक तो पहले बात, किसी भी मास्टर से होके आप किसी भी सब्जेक्ट में भर सकते हैं। ये एक मतलब मैं पहले उस डाउट को एक्चुअली टेक अप करना चाहती हूँ। बहुत लोगों का ये भी डाउट होता है कि मेरे पास मैंने पहले एक सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है और मैं नेट दूसरे से क्वालिफाई करना चाहता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स में वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिस सब्जेक्ट में आपका नेट क्वालिफाइड है फिर आप अप्लाई उसी पोस्ट पे करोगे। ये बस आपको ध्यान रखना है। क्या स्टूडेंट्स एक साथ 2 सब्जेक्ट्स में एक ही साइकिल में नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं? 2 सब्जेक्ट से तो भर सकते हैं, मगर एक साइकिल आप हटा दीजिए। अभी एक साइकिल में नहीं भर सकते, क्योंकि पहले हो सकता था भर सकते थे, लेकिन अब ये जो एक चीज आ गई डिजी लॉकर, चूंकि ये आधार से लिंक्ड होता है। एक इंसान का आधार एक ही होता है, अगर आपने ईमानदारी से आधार बनवाया है तो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप एक साइकिल में एक ही सब्जेक्ट से दे सकते हैं, क्योंकि आधार आपका एक होगा, एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए इंग्लिश है, तो एक बार आप जून में पॉलिटिकल साइंस से दे दीजिए, इसमें क्वालिफाई कर लीजिए, और अगर पेपर आसान आ जाए दिसंबर में इंग्लिश का तो आप इंग्लिश से क्वालिफाई कर लीजिए। भगवान पेपर आसान आ जाए इंग्लिश का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और इसमें अपना डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा। आप उसी सब्जेक्ट से नेट दे सकते हैं जिससे आपने पीजी किया है। सिंपल एज सिंपल। ये नहीं है कि सर हम दे सकते हैं, कैसे हम चेक करें? तो जिससे आपने पीजी किया आप उससे यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, और इसी तरीके से सेट एग्जाम में भी आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। मैम क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग ये है कि अगर इसमें भी आपके कोई डाउट्स आंसर नहीं हुए हैं तो आप सेशन खत्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स हमें लिख के बता सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म अटैच्ड है, उसको भरने का आपको फ़ायदा है कि अगर आप आज और अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप कितना बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे, ये इस बात पे टिकेगा कि आप कितने अच्छे से आपने मॉक टेस्ट दिए हैं और आपकी प्रैक्टिस कितनी बढ़िया है। तो फ्री प्रैक्टिस के लिए आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं उस गूगल फॉर्म को भर के। तीसरी बात, मसरूर सर एक बहुत ही प्यारा सा नया वेंचर भी है आपका, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। हाँ मैम, उस पर आज हमने क्लास भी ली हुई है, पेपर 1 की आज मैराथन भी हुई है। एक हमारा जन्म हुआ है, एक नया जन्म हुआ है पेपर 1 के लिए, एक अलग से हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, उस तक जाने से पहले मैम आप ये ऑल इंडिया मॉक भी चल रहा है जी। हाँ, तो ऑल इंडिया मॉक मैम वो बता ही रही थी, तो उसी बीच में मैम को ये भी ध्यान आ गया, हमारा ऑल इंडिया मॉक चल रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट 24 घंटे लाइव रहता है, इसके नीचे इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे। और दूसरी चीज़ मैं आपको नेविगेट की भी करके बता दूं, क्योंकि चूंकि अभी वो नया वेंचर है तो मे बी आपको ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो। आपको करना कुछ नहीं है, हमारे मेन चैनल पे जाना है, यूट्यूब पे आप जाके आप YouTube पे जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे UGC नेट अड्डा 247 ADDA 247, इस चैनल पे आप जाएंगे, जो आपका मेन चैनल है जहाँ से अभी तक हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पे जाएंगे आप और होम पेज पे आप जाके देखोगे कि नीचे यहाँ पे
एक पेपर वन का चैनल बन चुका है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। सुबह इसमें 900 समथिंग थे जब मैं 10 बजे क्लास लेने आया था, और आपके प्यार और मोहब्बत से ये आगे बढ़ रहा है, और आप इसको देखोगे इसमें क्लासेस भी लग चुकी हैं। ठीक है, एक क्लास आज यहाँ पे हो गई है, 2 घंटे पहले यहाँ पे मैं मैराथन भी लेके आया हूँ। तो आप इसको लाइक कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, क्लासेस को वैसे ही प्यार दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइट। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को पूरी तरीके से रिजॉल्व करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और इसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC नेट 24/7।